नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को रिवाइज किया था, वो पार्ट 1 था। तो आज इकोनॉमिक्स के ही पार्ट 2 को हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है इंडिया रिस्पॉन्सिबल बिजनेस इंडेक्स। क्या है ये बिजनेस इंडेक्स? ये बिजनेस इंडेक्स यह बताएगा कि कोई कंपनी कितनी सोशली इंक्लूसिव है। सोशली इंक्लूसिव मतलब देखिए, एक कंपनी के अंदर में काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो लोग जिनका पैसा कंपनी के अंदर में लगा होता है, कंपनी को चलाने वाले प्रमोटर्स, इवन कंज्यूमर्स जो कंपनी से सामान खरीदते हैं, या फिर समाज भी। तो देखिए, एक कंपनी कितना ख्याल रख पाती है अपने स्टेक होल्डर्स का, कितने उनके पर्पस को सर्व कर पाती है, कितने उनके इंटरेस्ट को सर्व कर पाती है, वो चीज़ होती है सोशली इंक्लूसिव। तो यह चीज़ डिसाइड करेगा ये इंडेक्स, जिसका नाम है इंडिया रिस्पॉन्सिबल बिजनेस इंडेक्स। आगे चलते हैं। आगे है प्रोफेशनल सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम SC and ST। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया ये प्रोग्राम है। इसमें SC and ST एंटरप्रेन्योर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा ये प्रोग्राम। उनको एक प्रकार से इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं SC and ST एंटरप्रेन्योर्स के साथ में शेयर करेगा। लेकिन जो एक मुख्य बात वो ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए 2012 में एक पॉलिसी बनाई थी, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कहा था, मान लीजिए अगर किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उसको कोई भी सामान खरीदना है, तो वो कंपलसरी रूप से 4% जो माल प्रोक्योर करेंगे वो उन एंटरप्राइजेज से करेंगे जिनके मालिक SC या ST हैं। समझ गए? यानी मान लीजिए कोई भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जैसे मान लीजिए सेल है, इनको 100 रुपये का माल प्रोक्योर करना है, तो 100 रुपये में से 4 रुपये का माल निश्चित तौर पे उन एंटरप्राइजेज से खरीदना पड़ेगा जिनके मालिक SC या ST हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। देखिए, जैसे मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना का एक ब्रांड है, वैसे ही अब गवर्नमेंट ने इस बात पे काफ़ी फोकस किया है कि मेक इन इंडिया का एक ब्रांड काफ़ी फेमस हो जाए, ताकि एक जब हम एक्सपोर्ट करें तो हमारी प्रोडक्ट्स की कोई रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोग्राम चलाया था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। इसमें देखिए, सरकार प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे फोकस करेगी, ताकि टॉप क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप किए जा सकें क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ में, ताकि हमारी वैल्यू बढ़ सके। तो मेक इन इंडिया का एक अहम पिलर है ये जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम। आगे क्या है? आगे देखिए, ये जो स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, वैसे तो 1996-97 में चलाई थी, लेकिन इस पर 2014 में क्वेश्चन पूछा था, 14 या 15 में पूछा था यूपीएससी ने। क्या है ये स्कीम? बस इतना जान लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP। इसमें देखिए, जो गवर्नमेंट है वो फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट्स को, ताकि इरिगेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उनको पूरा किया जा सके। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या है? आगे देखिए, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। नाबार्ड पैसे रेज करेगा। देखिए, नाबार्ड पैसे इकट्ठे करेगा, टारगेट है 77,000 करोड़ का। तो उस फंड को कहेंगे लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। ये एक प्रकार से जो नाबार्ड इकट्ठा करेगा वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर में इकट्ठा करेगा। फोकस क्या है, किसके लिए पैसे इकट्ठे करेगा ये, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। देखिए, इसका जो मेन मकसद ये है ताकि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को ना सिर्फ चलाया जाए, बल्कि एक आउटकम बेस्ड अप्रोच हो, कि आपने मान लीजिए इरिगेशन जो बेस्ड प्रोजेक्ट हैं उसमें पैसा तो लगा दिया, लेकिन आउटकम भी आनी चाहिए कि जो अपना कल्टीवेबल एरिया है वो भी बढ़ना चाहिए। तो एक प्रकार से कन्वर्जेंस लाने के लिए दोनों चीज़ों में, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर में और कल्टीवेबल एरिया जो इन्हेंस किया हुआ है, खेती लायक जो एरिया वो इन्हेंस हुआ है उसके बीच में, तो उसी लिए ये प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। काफ़ी तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। किसने चलाया है ये प्रोजेक्ट? तो याद रखिएगा, नाबार्ड ने। मेन मकसद क्या है? कन्वर्जेंस प्रोवाइड करना दो चीज़ों में, कल्टीवेबल यानी खेती लायक जो एरिया है उसको इंक्रीज करना, जो इरिगेशन के अंडर में है उसको एक्सपेंशन करना, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो चलाया है दोनों के बीच में कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश करना। समझ गए? तो काफ़ी सारी चीज़ों का सहायता से ये कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश होगी, जिससे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जाएगा। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, पता सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्या है ये? देखिए, गोदावरी और कृष्णा रिवर्स को जोड़ा जा रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम है ये देखिए, पोलावरम राइट कैनल। ये जोड़ रहे हैं, यहाँ पे गोदावरी रिवर और यहाँ पे है कृष्णा रिवर, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है पता सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो यूपीएससी पूछ सकती है क्या है ये पता सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। पूछा भी था, यूँ पूछा था पहले 2016 पिछले साल ही पूछा था कि कौन सा पहला अपना कैनाल है जिसने रिवर्स को इंटरलिंक किया है। आगे देखिए, ये तो काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, कृषि कल्याण सेस। देखिए, सर्विसेज पे गवर्नमेंट ने ये सेस लगाया था। सेस जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, सर्विस टैक्स के ऊपर में टैक्स लगाया था। अभी अगर देखिए सर्विस टैक्स कितना है तो 15% है,
और इफेक्टिव जो है वो 15% है। वैसे ये देखिए 14% के आसपास है, लेकिन 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगता है, 0.5% कृषि कल्याण सेस लगता है। कृषि जो सेस लगता है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगता है, तो कृषि कल्याण सेस के लिए लगाने के बाद में जो पैसा इकट्ठा होगा उसको एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए यूज किया जाएगा, तो याद रखिएगा कृषि कल्याण सेस। आगे क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स। क्या होती है ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? देखिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए और उसकी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, या फिर उसके जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में फार्मर्स हैं, उनकी सिचुएशन में सुधार लाने के लिए इस तरह की स्कीम्स लाई जाती हैं। अब देखिए मेनली तो सरकार, हमारी जो भारत सरकार है, काफ़ी सारी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाता है फार्मर्स के लिए। क्या होता है इसमें, मान लीजिए देखिए कोई बैंक है, बैंक 7% के ऋण से ब्याज देता है किसानों को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए 7% तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 7% में से 4% अपने सर ले लेगी और किसानों को आएगी, देखिए आपको तो 7% से मिल रहा है, कोई भी ब्याज आपको, कोई भी अगर आपको मान लीजिए लोन मिल रहा है, उसमें से सिर्फ आप 4% दे दीजिए, 3% हम सब्सिडी के तौर पे आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो हम भर देंगे। समझ गए? यानी जो लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। काफ़ी बार गवर्नमेंट कंडीशंस भी भर देती है। मान लीजिए एक किसान ने 100 रुपये लिया ब्याज और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, तो गवर्नमेंट यूं कह सकती है कि देखिए आप सिर्फ 3% दे दीजिए, 4% हम भर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट एक कंडीशन रख देगी कि जब आप 3% इंटरेस्ट रेट को टाइम पे चुकाएंगे तभी हम आपकी 4% इंटरेस्ट पे सब्सिडी देंगे। अगर आप 3% इंटरेस्ट रेट को टाइम पे नहीं चुका पा रहे हो तो हम आपका 4% नहीं भरेंगे, सिर्फ 2% भरेंगे। इस तरह की कोई कंडीशंस लगा दे सकती है सरकार। तो इन चीज़ों को कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स। आगे क्या है, आगे देखिए ई लाभ। देखिए सरकार ने अब एलपीजी की जो सब्सिडी मिलती है वो कैश के फॉर्म में मिलती है, ऐसा प्रावधान सरकार ने कर दिया है। तो उसी तर्ज पर ये जो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरीज डिपार्टमेंट है, ये भी अपने देखिए जो किसानों के लिए या फिर डेयरी फार्मर्स के लिए काफ़ी तरह की स्कीमें चलाता है। तो इन्होंने कहा कि हम भी अब एलपीजी के तर्ज पर जो सब्सिडी देंगे वो कैश में देंगे, तो उस चीज़ को कहा गया है ई लाभ। तो याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकती है कि ई लाभ क्या है, क्या ये एलपीजी के लिए चलाई गई सरकार की स्कीम है जिसमें उस सब्सिडी कैश की फॉर्म में देते हैं? नहीं है, सिर्फ एलपीजी का एग्जांपल दिया गया है। और ये डिपार्टमेंट दे रहा है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। ये इनके द्वारा जो चलाई गई डेयरी फार्मर्स के लिए जो चलाई गई स्कीम है उनमें उन सब्सिडी के पैसे को कैश में देगा, तो उस स्कीम का नाम है ई लाभ। आगे देखिए सुनंदनी स्कीम। क्या है ये सुनंदनी स्कीम? ये देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत चलाई गई स्कीम है। इसमें जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको काफ़ी तरह के लाभ दिए जाएंगे, जैसे सब्सिडाइज्ड फीड, हेल्थ केयर या फिर इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा 2 फीमेल बछड़ों के लिए। तो 2 साल के लिए चलाई गई ये स्कीम है सुनंदनी स्कीम। समझ गए? यानी जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत में जो डेयरी फार्मर्स आते हैं उनको काफ़ी तरह के लाभ मिलेंगे, उनको एक प्रकार से सब्सिडाइज्ड फीड मिलेगा, और जो 2 फीमेल बछड़ों के लिए इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, उनके हेल्थ केयर के लिए कवरेज मिलेगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं सुनंदनी स्कीम के अंतर्गत। आगे क्या है, एग्रो इराडिएशन सेंटर्स। क्या है ये? देखिए ये इंडिया और रशिया ने मिलकर ये प्रोजेक्ट चलाया है। तो क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट में? देखिए इसमें जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पे काफ़ी तरह के जम्स या फिर इंसेक्ट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए देखा जाएगा इन जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको लो डोजेस दी जाएगी रेडिएशंस की, ताकि उनको फूड प्रोडक्ट्स को ट्रीट किया जा सके, जम्स और इंसेक्ट्स का उन पर कोई प्रभाव ना हो और उनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, यानी ज़्यादा टाइम तक वो फ्रेश रहें। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है एग्रो इरेडिएशन सेंटर्स। इंडिया और रशिया ने मिलकर चलाया है। सबसे पहले 7 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर में, और उसमें अगर बात की जाए तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का जो करंट सेंटर है राउडी के अंदर में, इसको पहले अपग्रेड किया जाएगा। तो याद रखिएगा। आगे क्या है, कोल्ड चेन स्कीम 2008। ये देखिए सरकार ने स्कीम चलाई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये है, 2008 में स्कीम चलाई गई थी। कोल्ड चेन स्कीम मतलब देखिए फूड की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए ये कोल्ड चेन वाले जो सेंटर्स हैं वो उनके यूज़ होता है। तो देखिए जो भी कोल्ड चेन इस्टाब्लिश करेगा, यानी जो कोल्ड सेंटर्स हैं उनको इस्टाब्लिश करेगा, तो उसके लिए सरकार पैसा देगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा चलाई गई ये स्कीम है। तो कोई भी ये कोल्ड प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट लगा सकता है, जैसे मान लीजिए चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ या फिर कोई भी हो।
तो इसके लिए सरकार जो सब्सिडी देगी वो 50% देगी। अगर वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या फिर जो आर्ट्स बेस्ड है, जिनको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा प्राप्त है, तो वहाँ पे जो स्कीम का पैसा मिलेगा, सब्सिडी का पैसा मिलेगा, वो 75% मिलेगा। और जो लिमिट है वो है 10 करोड़ एक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे क्या है, पूसा अरहर 16। तो देखिए ये पिजन पी वेरिएंट के लिए नए जो वैरायटी उपलब्ध करवाई है साइंटिस्ट ने, उसका नाम है ये पिजन पी। का हिंदी में नाम होता है अरहर, वो तो नाम से ही पता लग रहा होगा, पूसा अरहर 16। तो एक नई वैरायटी प्रोड्यूस की है किसानों ने, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे किसानों ने ये तकनीक विकसित करी है। तो देखिए ये जो नई वैरायटी है वैसे तो काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी। और हर एक रीजन में अरहर की खेती की जा सकती है। जैसे पंजाब में मान लीजिए, राजस्थान में पानी कम है, पंजाब में अलग तरह की ज़रूरतें हैं, तो सभी तरह की ज़रूरतों के हिसाब से ये वैरायटी डेवलप की गई है, जिसका नाम है पूसा अरहर 16। आगे क्या है आगे देखिए, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS विशाखापट्टनम में ये शो आयोजित हुआ था 23 से 25 सितंबर के बीच में। थीम थी सेफ एंड सस्टेनेबल इंडिया एक्वाकल्चर, यानी थीम थी इंडिया में एक्वाकल्चर को डेवलप करना, और वो सेफ भी होना चाहिए, सस्टेनेबल भी होना चाहिए। एक्वाकल्चर मतलब मान लीजिए देखिए कोई पानी की बॉडी है, जैसे नदी है, तालाब है, तो उनके अंदर में जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे मछली, केकड़े, इन सब की रेगुलेटेड रूप से खेती करना, यानी इनको एक प्रकार से प्रोड्यूस करना, उस चीज़ को कहते हैं एक्वाकल्चर। आगे चलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। देखिए WTO के अंदर में ये प्रोविज़न है। WTO के अंदर में काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो कई तरह के एग्रीमेंट्स में डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होते हैं उनको स्पेशल दर्जा दिया जाता है, स्पेशल तवज्जो दी जाती है। किस तरह की तवज्जो दी जाती है? ताकि वो अपने इंटरेस्ट सहेज के रख सकें। उनको कई बार यूँ कहा जाता है कि जो भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं या फिर जो भी कमिटमेंट्स की बात हुई है, उनको ज़्यादा समय मिलता है, यानी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। उनके स्टेटस के हिसाब से, उनकी मार्केट के हिसाब से उनको एक प्रकार से ज़्यादा समय दिया जाता है। मान लीजिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिलते हैं 10 साल, तो उनको हो सकता है कि 15 साल मिले, 20 साल मिले। और उसके अलावा उनको और भी ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकें। तो इस चीज़ को कहते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये तो देखिए छोटा सा फैक्ट है, याद रखिएगा। APMC एक्ट किसके अंडर में आता है? APMC एक्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। क्वेश्चन पूछा था 2015 में, बस छोटा सा फैक्ट है, याद कीजिएगा। आगे क्या है, देखिए नीति आयोग ने एक ये इंडेक्स बनाया था जिसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। यानी जो मंडीज होती हैं, जो ग्रेन मार्केट्स, APMC एक्ट के अंदर में जो ये ग्रेन मार्केट्स होती हैं, जो मंडीज होती हैं, वो फार्मर्स के लिए कितने ज़्यादा सुविधाजनक हैं, फार्मर्स के लिए कितना अच्छा इंटरेस्ट को सर्व कर रही हैं, तो उस चीज़ के लिए इंडेक्स डेवलप किया था नीति आयोग ने। नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म्ड इंडेक्स। क्या ऐसा तो नहीं है कि मंडी में आने के बाद में किसानों को बिल्कुल सुविधा नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, उनकी फसलों के लिए उचित रखरखाव नहीं हो पाता? तो वो सभी तरह के पैरामीटर्स को देखते हुए ये इंडेक्स बनाया है नीति आयोग ने। तो इंडिकेटर्स मुख्यतः ये हैं कॉम्पिटिटिवनेस, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। 7 प्रोविजंस है मेनली APMC एक्ट के अंदर में, जैसे ENAM को ज्वाइन किया है, नहीं किया है, स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है कि नहीं दी गई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मार्केटिंग के अंदर में, या फिर टैक्स कितना लग रहा है मंडीज के अंदर में। देखिए अगर इंडेक्स की बात करें तो महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, सबसे अच्छा काम महाराष्ट्र कर रहा है। दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर राजस्थान, याद रखिएगा। आगे देखिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा 2008 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम है मेगा फूड पार्क्स। क्या है ये? देखिए सबसे पहले फार्मर्स जो ग्रुप्स हैं वो अपनी अपनी फसलों को देंगे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स को। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स में कुछ नहीं होगा, सिर्फ फसलों को वो अलग कर देंगे। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर से माल आएगा कम्युनिटी प्रोसेसिंग सेंटर में, CPC में। तो उसमें देखिए फसलों को थोड़ा बहुत प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाएगी ताकि सिर्फ उनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज की जा सके, थोड़ा सा ज़्यादा खराब ना हो बस, ताकि जब तक कि उनको मेन मेगा फूड पार्क में ना ले जाया जाए। तो एक हब एंड स्पोक मॉडल है। सबसे पहले फार्मर ग्रुप्स ने अपनी फसलों को दिया प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, फिर कम्युनिटी प्रोसेसिंग सेंटर, फिर मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क एक बहुत बड़ा फूड पार्क होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आएंगी, ग्रेडिंग होगी, जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज सेंटर्स होंगे, और वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी जिससे वैल्यू एडिशन हो सकती है फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई फसलों की। तो यहीं से एक्सपोर्ट भी होगा फसलों का। ये देखिए वैल्यू एडिशन ग्रुप भी होंगे, और बाद में ये इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, डोमेस्टिक सेल सब कुछ होगा यहाँ से। तो ऐसे काम करेगा ये मेगा फूड पार्क का कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए एक स्कीम है रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई ये स्कीम है, और ये स्कीम देखिए अनाउंस की थी सरकार ने सितंबर 2016 में।
और पहले देखिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड था कि प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहें, उस चीज़ के लिए जो कमोडिटीज़ हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स की जो कमोडिटीज़ हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहें, इस चीज़ के लिए सरकार ने स्कीम चलाई थी। और भी कई तरह की चीज़ें थी इस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में, ना सिर्फ प्लांटेशन क्रॉप्स, दूसरे भी थे जैसे ऑनियन, पोटैटो। अब देखिए 2003 में सरकार ने स्कीम चलाई थी, लेकिन 2016 में इसको बंद करके इसका नाम बदल दिया गया। अब नाम है रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए अलग से स्कीम चला दी। और देखिए प्लांटेशन क्रॉप्स को काफ़ी तरह का एक प्रकार से खतरा होता है, पेस्ट अटैक ना हो जाए या फिर वेदर का जो है वो गलत प्रभाव ना पड़ जाए, यानी अगर मान लीजिए कोई बाढ़ ना आ जाए या फिर जो दूसरी चीज़ें होती हैं, मौसम ख़राब ना हो जाए या फिर इनकी इनकम लॉस ना हो जाए प्राइसेस क्रैश करने के कारण में। तो उसी चीज़ के लिए सरकार ने स्कीम चलाई जिसका नाम है RISPC, रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री है जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट, यानी ये है कॉमर्स मिनिस्ट्री है। आगे क्या है, आगे देखिए ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट 2016, फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिपोर्ट है, नाम है ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट 2016। इंडिया को देखिए तीसरा स्थान मिला इस रिपोर्ट में। और शुरू में तो देखिए रिपोर्ट स्टार्ट की गई थी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे वो ब्राज़ील, मैक्सिको, वो कंट्रीज़ हैं, और कैरेबियन रीजन्स के बाद 2007 में, लेकिन 2009 में इसे बाकी रीजन्स में भी एक्सपेंड कर दिया गया। कि कौन डेवलप करता है ये ग्लोबल माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप रिपोर्ट है, ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट फंड, सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन और मेटलाइफ फाउंडेशन, ये सब मिलके। चलिए आगे चलते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब जो ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस करी, ये MIF और मेटलाइफ फाउंडेशन, ये फंडिंग कर रहे हैं, वो तो नहीं दिया हुआ, प्रोजेक्ट को डेवलप कौन कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए ये प्लांटेशन क्रॉप्स होती कौन सी है। प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनको एक्सटेंसिव स्केल पर उगाया जाता है और बहुत बड़े स्केल पे उगाया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, ऑयल पाम या काजू, बादाम, ये सब जो चीज़ें होती हैं। ऐसी क्रॉप्स जिनकी कॉमर्शियल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और गरीबी को दूर करने में भी ये प्लांटेशन क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा सहायक होती हैं। तो कॉमर्शियल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है इन प्लांटेशन क्रॉप्स की। आगे देखिए ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, 2007-8 में इसे सरकार ने चलाया था, और इसका टारगेट था 4% ग्रोथ रेट रजिस्टर करना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। 11वें 5 ईयर प्लान के अंदर में सरकार ने स्कीम चलाई थी, और इसमें देखिए अगर कोई स्टेट 4% ग्रोथ रेट रजिस्टर करता है तो सरकार उसको एडिशनली सेंट्रल असिस्टेंस देती है। काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं इसके अंदर में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर में, जैसे ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न रीजन्स, इनिशिएटिव्स ऑन वेजिटेबल क्लस्टर्स, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, सैफ्रॉन मिशंस, विदर्भ इंटेंसिव इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी स्कीम्स आती हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर में। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, 3-4 ऑप्शंस दे देगी और पूछेगी कि कौन सी इनमें से स्कीम्स हैं वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए आर्या है, आर्या क्या है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें यूथ को, रूरल खास करके ग्रामीण यूथ को एक प्रकार से इंपावर किया जाता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, ताकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोफेशन है, जैसे मान लीजिए फसलों की प्रोसेसिंग, उनमें वैल्यू एडिशन करना है, फिर उनकी मार्केटिंग करना, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं उसमें जो यूथ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पेशे को अपनाएं। तो उस चीज़ के लिए उन पेशों में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोफेशंस में, पेशों में यूथ की, खास करके ग्रामीण यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक प्रकार से प्रोफेशंस में ही जमे रहें, इस चीज़ के लिए सरकार ने स्कीम चलाई थी आर्या। 25 स्टेट्स में ये स्कीम, 25 स्टेट्स के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी 25 राज्यों के एक एक डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा में। आगे चलते हैं, आगे देखिए सेंसाग्री, क्या है सेंसाग्री, फुल फॉर्म है सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। देखिए सेंसर की सहायता से, जैसे ड्रोन की सहायता से मिट्टी को ऑब्जर्व किया जाएगा, फसलों को ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उसी चीज़ को, उसी टेक्नोलॉजी को ये कहते हैं सेंसाग्री, यानी सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये जो है कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि फॉर्मुलेट किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इनके द्वारा में। मेजर ऑब्जेक्टिव तो ये है, देखिए ड्रोन की सहायता से जो सॉइल को मॉनिटर किया जा सके, और एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग की सहायता से एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। आगे क्या है, आगे तो देखिए ये इंडियन काउंसिल फॉर फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट रिसर्च, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर में। किस लिए बनाया गया है, ताकि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें रिसर्च की जा सके,
और एक प्रकार से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, हमारे देश के जो काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करता है, सेल्फ सफिशिएंसी पाई जा सके फर्टिलाइजर्स के अंदर में। आगे देखिए, एक तामर पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा डिक्लेयर किया गया है ये तामर पोर्टल। देखिए, जो माइनिंग है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस्टेब्लिश किया जा सके, तो उसी चीज़ के लिए तामर पोर्टल बनाया गया है। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन कौन से जो ब्लॉक्स हैं जिनको एलोकेट किया जाना बाकी है, यानी जिनकी बोली लगाई जानी बाकी है, और कब होगी बीडिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। यानी इवन जो बीडिंग हो चुकी है उसको भी एक प्रकार से मॉनिटर किया जाएगा इस पोर्टल की सहायता से। तो नाम है तामर पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा चलाया गया है। माइनिंग से जुड़ी गतिविधियों में एक प्रकार से आसानी लाने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। आगे है माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम। माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम क्या है? देखिए, माइनिंग के अंदर माइनिंग की जो सर्विलेंस है वो एक प्रकार से जो सैटेलाइट से उसकी सहायता से की जा सके, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। यानी मिलता जुलता है लास्ट प्रोजेक्ट से ही, लेकिन खास करके इसमें सैटेलाइट की एंटिटी है, यानी सैटेलाइट्स की सहायता से ये पूरी माइनिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको सर्विलाइज किया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। लेकिन असल में इंप्लीमेंट कौन कर रहे हैं? असल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। कोऑर्डिनेशन है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी बीसैग, और उसके द्वारा सहयोग कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। तो असल में चलाया तो जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, लेकिन इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, याद रखिएगा, IBM, बीसैग और MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे देखिए, ड्राफ्ट नेशनल स्टील पॉलिसी। गवर्नमेंट ने अपनी स्टील पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया। सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए, स्टील में सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए सरकार अपनी जो है स्टील पॉलिसी बनाने जा रही है। अभी देखिए, 2-3 फैक्ट है जो प्रीलिम में पूछे जा सकते हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम स्टील के, चाइना पहले नंबर पे, जापान दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हम इंडिया। और देश की GDP में 2% कंट्रीब्यूशन रहता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। और हम देखिए स्टील को इंपोर्ट करते हैं, जरूरतें ज़्यादा हैं। 2007-8 से हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्टील को। एक्सेप्शन है सिर्फ 2013 में हमने स्टील को इंपोर्ट नहीं किया है। तो UPSC अगर मान लीजिए टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि क्या हम हमेशा से पिछले 10 सालों से इंपोर्ट करते हैं स्टील को, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2013 में हमने नहीं इंपोर्ट किया था। आगे देखिए, ये स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन है। ये एक प्रकार से इंडस्ट्रियल ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं, यानी गवर्नमेंट प्लस में जो एक प्रकार से स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं वो, यानी प्राइवेट कंपनीज, बड़ी बड़ी स्टील की कंपनीज हैं, उनके मालिक या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उन तीनों के द्वारा, यानी कई सारे स्टेक होल्डर्स के द्वारा चलाया गया ये प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया। और ये एक सोसाइटी के रूप में ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, यानी सोसाइटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर में, ताकि ये एक प्रकार से जॉइंट कोलैबोरेटिव रिसर्च चलाएंगे ये सारे लोग मिलके, जैसे गवर्नमेंट, CEO, बड़ी कंपनीज के एक्सपर्ट्स, ये सारे मिलके इकट्ठे होकर रिसर्च करेंगे स्टील के अंदर में, ताकि बढ़िया स्टील पैदा किया जा सके, सस्ता स्टील पैदा किया जा सके। तो 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 50% जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट देगी, 50% जो पैसे हैं वो स्टील मैन्युफैक्चरर्स देंगे। आगे है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पॉलिसी किसने बनाई होगी? जो पॉलिसी है ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पॉलिसी बनाई है, देखिए DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं स्कीम के इस पॉलिसी के, जैसे IPR अवेयरनेस, सिंपल से हैं, ज़्यादा एक प्रकार से क्वेश्चन बनता नहीं है। IPR को प्रमोट करना और IPR को अच्छे से इन्फोर्स करना ताकि कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो, और यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेटेंट रजिस्टर कर सकें, IPR को कॉमर्शलाइज करना, अच्छे से मैनेजमेंट होना, IPR का जनरेशन होना। तो ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, वर्ल्ड कंपटीशन डे को सेलिब्रेट किया गया 5 दिसंबर को। काफ़ी बार हम देखते हैं कि IPR और जो कंपटीशन पॉलिसी है दोनों के बीच में टकराव हो जाता है। IPR पॉलिसी तो वो कहती है कि IPR पॉलिसी की 20 सालों के लिए पेटेंट मिलना चाहिए उस कंपनी को जिसने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है नए रूप से। लेकिन अब देखिए, कंपटीशन पॉलिसी तो यूँ कहती है कि कंपटीशन होना चाहिए। अब कई बार ये होता है कि IPR पॉलिसी में काफ़ी तरह की खामियां हमें देखने को मिलती हैं। कैसी खामियां देखने को मिलती है? कुछ कंपनीज जानबूझ के एवरग्रीनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कर देती हैं, यानी उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपायर होने के बाद में भी वो अपने प्रोडक्ट्स को चलाती रहती हैं,
यानी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पे उनको एक प्रकार से पेटेंट मिला, तो 20 साल तक उनको पेटेंट मिला, लेकिन 20 साल के बाद वो कहेंगे देखिए प्रोडक्ट में नया कुछ डिस्कवरी हुई है, नाम नाम की वो डिस्कवरी होती है लेकिन होती नहीं है, ताकि उनके प्रोडक्ट पीरियड को, पेटेंट पीरियड को इन्हेंस किया जा सके। तो वो कंपटीशन पॉलिसी के खिलाफ है। कंपटीशन पॉलिसी ये कहती है कि देखिए हर चीज़ में कंपटीशन होना चाहिए, जहाँ भी कंपटीशन है वहाँ एक प्रकार से ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, कंज्यूमर्स को उसका फायदा होता है। अब देखिए गवर्नमेंट ने एक सेल का निर्माण किया है जिसका नाम है सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। तो ये आईपीआर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा, जो सेल है जिसका नाम है सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, सीपैम, CIPAM। ये आएगा DIPP के अंदर में, जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। आगे चलते हैं, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई ये स्कीम है, किसके लिए है? तो देखिए ये जो स्कीम चलाई गई है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा चलाई गई है। हमारा जो देश है देखिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उसको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई है जिसका नाम है मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के द्वारा स्कीम चलाई गई है। इसमें सरकार जो है काफ़ी तरह की सब्सिडी देती है, यानी जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे उनको सब्सिडी मिलेगी 20-25% टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। 2012 में सबसे पहले स्कीम चलाई थी 3 सालों के लिए, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे देखिए इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क, यहाँ पे देखिए एंटरप्रेन्योर पार्क नहीं है, ये है इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क, यहाँ पे देखिए। तो किस लिए है ये? देखिए ये जो है वही सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इन्हेंस करने के लिए या बूस्ट करने के लिए सरकार ने ये पार्क बनाए जा रहे हैं। मैनेज कौन करेगा इन पार्क्स को? इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क को ये करेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया, STPI, ये मैनेज करेंगे। तो सरकार का लक्ष्य ये है कि कम से कम देखिए अर्ली स्टार्टअप्स को एक प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, अर्ली स्टेज में जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, या कम से कम 5 ऐसी कंपनीज को एक प्रकार से इस्टेब्लिश किया जाए इन पार्क्स के अंदर में जिनकी 5 सालों के अंदर में जिनकी प्रेजेंस ग्लोबल हो। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको? मैनेज तो करेगा देखिए ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया, जो इम्प्लीमेंट करेगा इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT, ये मिनिस्ट्री है, इसके अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, समझ गए, सेम ही चीज़ है ये। यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT के अंदर में आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। अगर देखिए जो ये जो फंडिंग कर रही है, यानी जो फंड बनाया है सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड, ये जो अर्ली स्टेज में जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको बूस्ट करेगा, उनको एक प्रकार से फंड्स मिलें ताकि वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक प्रकार से आगे बढ़ सकें। तो 2200 करोड़ का ये फंड सरकार ने चलाया है, और इसमें फंड्स ऑफ फंड्स का 20% जो हिस्सा है वो डॉटर फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। डॉटर फंड्स क्या होते हैं? देखिए टोटल सरकार फंड्स ऑफ फंड्स बनाती है, जैसे स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का मान लीजिए फंड्स ऑफ फंड्स हैं, तो फंड्स ऑफ फंड्स के अंदर में भी डिवाइड कर देती है सरकार, जैसे डॉटर फंड्स यानी किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो 20% जो हिस्सा है वो डॉटर फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, और 80% हिस्सा है वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो इन्वेस्ट करेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट देखिए वो कंपनीज होती है जिनके पास में पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये इनका काम ही मेन ये होता है कि नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाना, समझ गए। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टार्टअप्स के अर्ली दिनों में शुरू में सहायता करते हैं पैसों की, और बाद में ये बदले में देखिए इनको रिटर्न्स भी मिलते हैं, इवन कंपनी के मैनेजमेंट में ये जगह भी बना लेते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं। जबकि एंजल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। एंजल इन्वेस्टर तो अमीर लोग होते हैं, जैसे रतन टाटा है, रतन टाटा एक तरह से एंजल इन्वेस्टर हैं, इनके पास में काफ़ी पैसा है, तो ये नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते रहते हैं। तो ये हुए एंजल इन्वेस्टर्स, तो ये कहीं से पैसा ले नहीं रहे हैं, इनका खुद का पैसा रतन टाटा का और नए स्टार्टअप्स में लगा रहे हैं। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट का उनका मेन काम ही ये है, वो पहले कहीं और से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनका खुद का पैसा नहीं होता। वेंचर कैपिटलिस्ट पहले कहीं और से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वो नए स्टार्टअप्स में लगाते हैं, समझ गए। ये डिफरेंस है जो एंजल इन्वेस्टर में और वेंचर जो इन्वेस्टर हैं उनमें। तो ये पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड, एक प्रकार से जैसे नए नए जो टेक्नोलॉजी है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए सरकार ने ये फंड डेवलप किया। 2200 करोड़ का ये फंड है इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड। आगे है स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो देखिए एक तो स्विफ्ट प्रोजेक्ट जो हमारा CBC है, यानी जो कस्टम से रिलेटेड जो काम है उनमें ज़्यादा एफिशिएंसी लाने के लिए, वन विंडो क्लियरेंस हो,
कस्टम रिलेटेड चीज़ों में, उसके लिए भी था। लेकिन ये स्विफ्ट है, देखिए जो दुनिया के विभिन्न बैंक्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो ट्रांजैक्शंस होती है, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, यानी डिफरेंट बैंक्स के बीच में कौन सी लैंग्वेज में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए, सिर्फ लैंग्वेज नहीं और भी सभी चीज़ों के लिए क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होगी, उन सभी चीज़ों के लिए ये स्विफ्ट प्रोजेक्ट है। हेडक्वार्टर है इसका वो होगा ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है, और डेटा प्रोसेसिंग सेंटर ना बेल्जियम के साथ साथ यूएस में भी होगा। तो याद रखिएगा स्विफ्ट प्रोजेक्ट क्या है। आगे देखिए फर्स्ट टिटेनियम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है गंजम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सर्राफ ग्रुप के द्वारा पहला टिटेनियम प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया गया। उससे पहले भी इसरो ने एक और टिटेनियम स्पॉन्ज प्लांट को स्टैब्लिश किया था, जो ये केरला का चवारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। लेकिन वो जो ये किया था वो इसरो ने सिर्फ स्पेस रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए या फिर डिफेंस रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए किया था। लेकिन जो ये पहला जो टिटेनियम प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया है सराफ ग्रुप के द्वारा, ये एक प्रकार से कॉमर्शियली है, यानी कोई भी यहाँ से टिटेनियम खरीद सकता है। आगे चलते हैं। देखिए टिटेनियम की बात करें तो काफ़ी सस्ता ये है, एक प्रकार से काफ़ी जो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर वेट को कंसिडर करें तो काफ़ी लाइट होता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली काफ़ी हाई इसका रहता है, और 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा ये मिलता है पूरे अर्थ के अंदर में। तो ये थोड़े से बेसिक फैक्ट्स हैं। अब अगला है देखिए नेशनल हाईवे ग्रिड। क्या है ये नेशनल हाईवे ग्रिड? मान लीजिए देखिए हमें इंडिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो कई बार हमें काफ़ी दिक्कत होती है, एक रोड नहीं मिलता, काफ़ी सारे रोड्स को हमें चेंज करना पड़ता है। तो उसी चीज़ के लिए सरकार एक ग्रिड बनाने जा रही है ताकि विभिन्न हाईवेज को आपस में जोड़ा जा सके। ये देखिए, तो इसके अंदर में देखिए 27 ग्रिड सरकार बनाएगी, 12 वर्टिकली ऐसे, ताकि विभिन्न हाईवेज को आपस में जोड़ा जा सके, और 12 हॉरिजेंटली ऐसे, नहीं 12 वर्टिकली 15 हॉरिजेंटली, समझ गए, ऐसे करके 15 और वर्टिकली 12। तो इससे देखिए जो हमारे देश के विभिन्न हाईवेज हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सारे हाईवेज आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मान लीजिए हमें गिलजिट बाल्टिस्तान से यहाँ पे नीचे जाना है, वैसे तो जाने नहीं देंगे पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन मान लीजिए जाना है तो जो सारे हाईवेज आपस में कनेक्ट होंगे तो हमें एक ही रोड पे चलते रहेंगे। तो उस चीज़ की सहूलियत के लिए है ये नेशनल हाईवे ग्रिड। 12 मेजर जो पोर्ट्स हैं या फिर जो 26 राज्यों की जो राजधानियां हैं उनको भी आपस में जोड़ा जाएगा। 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, डिस्टेंस 250 किलोमीटर। आगे देखिए एक प्रोग्राम है लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम। देखिए ये जो प्रोग्राम चलाया गया है वो चलाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा में। क्या कर रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें देखिए वो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे देश में अगर माल को पहुंचाना है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा समय लगता है तो क्यों ज़्यादा समय लगता है। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी कर रहा है, ये तैयार कर रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद में काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि जो लॉजिस्टिक यानी जो फ्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना है तो उसमें एफिशिएंसी लाई जा सके। आगे देखिए ये गंगा ब्रिज लोन है। गंगा नदी पर बिहार के अंदर में एक काफ़ी बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है 9.8 किलोमीटर्स का। बनने के बाद में सबसे बड़ा ब्रिज होगा ये इंडिया के अंदर में। और एशिया का डेवलपमेंट बैंक से पैसा लिया जा रहा है $5 मिलियन का, यानी 3300 करोड़ के आसपास का। तो याद रखिएगा गंगा के ऊपर में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 9.8 किलोमीटर्स का। बनने के बाद में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा ये किसी रिवर के ऊपर में, और फंडिंग मिल रही है एशिया डेवलपमेंट बैंक से। आगे है नेट्री प्रोजेक्ट। नेट्री प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्या है ये? देखिए हमारी इंडिया को यूएन में एक डिक्लेरेशन हुई थी जिसका नाम है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। तो इस डिक्लेरेशन को हमने साइन किया था, तो उसको फुलफिल करते हुए हमारे इंडिया के अंदर में जो ये कारें वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, कार, जीप, जो भी ये एक प्रकार से व्हीकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सुरक्षा मानकों पर कितना खरा उतरते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट चलाया था ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो। इसके अलावा और भी जो व्हीकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें जो आइटम्स इस्तेमाल होते हैं वो कितने सेफ्टी मानकों पर खरा उतरते हैं, तो उन सभी चीज़ों की टेस्टिंग के लिए, उनमें रिसर्च के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है सरकार ने, जिसका नाम है नेट्रिप। याद रखिएगा। आगे क्या है? आगे है फास्टैग। देखिए आपने देखा होगा जब टोल देना पड़ता है तो कई बार काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसी चीज़ के लिए सरकार ने एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो है फास्टैग रोल आउट एंड फैसिलिटेशन। आप सिर्फ अपनी कार के आगे ये एक फास्टैग लगाओगे तो RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की सहायता से
आप जो पैसे वो ऑटोमेटिकली दे दोगे ऑनलाइन, यानी वहां पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा। जो टोल बूथ्स हैं यानी टोल प्लाजा है उसके ऊपर में बड़े बड़े रिसीवर्स लगे होंगे, जो एक प्रकार से आपकी जब कार आएगी, कार के ऊपर में जो स्टिकर लगा होगा, स्टिकर के अंदर में एक चिप होगी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की सहायता से टोल प्लाजा के ऊपर में जो रिसीवर्स लगे होंगे वो फ्रीक्वेंसीज को कैच करेंगे और देखेंगे कि क्या आपने पेमेंट कर दी है, या फिर ऑटोमेटिकली पेमेंट को वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसका फायदा ये होगा जो कारें हैं वो सीधी निकल जाएंगी, ऊपर जो रिसीवर्स लगे होंगे टोल बूथ के ऊपर में वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेंगे कि इसने पैसा दिया जा चुका है, तो रोकेंगे नहीं, रुकना नहीं पड़ेगा, तो फास्ट मूवमेंट्स होंगी, तो काफ़ी फायदा होगा इससे। ये देखिए RFID टेक्नोलॉजी काम करेगी इसमें, नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। माइक्रोचिप लगी होती है। देखिए ये आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं आजकल, तो उसमें से सामान चोरी नहीं किया जा सकता, करना नहीं है चोरी, वैसे बता रहा हूँ। देखिए चोरी नहीं किया जा सकता, जब भी कोई सामान को बाहर लेके जाते हैं तो वो सायरन बजने लगता है। क्यों बजने लगता है सायरन? क्योंकि देखिए ये मॉल वाले क्या करते हैं, हर एक कपड़े के ऊपर में एक चिप लगा के रखते हैं, ऐसा बारकोड होता है। तो बारकोड क्या करता है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। अब देखिए मान लीजिए बारकोड किसी कपड़े पे लगा होगा, बिना पैसा दिए आप ले जा रहे हैं उसको दरवाजे से बाहर, तो दरवाजे पे रिसीवर लगे होते हैं। रिसीवर क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर जो टैग पे ये बार लगा होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रहा होता है, तो रिसीवर डिटेक्ट कर लेता है उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को, तो वो सायरन बजाना स्टार्ट हो जाता है, तो गार्ड को पता लग जाता है, और फिर तो आपको पता ही है, पता नहीं क्या होता है, काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है अगर गलती से कोई लेके गया है तो भी। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए एक काफ़ी सारे जो कॉरिडोर्स है वो सरकार चला रही है। तो एक कॉरिडोर जो सरकार ने चलाया था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सरकार ने जो ट्रस्ट था जो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इंप्लीमेंट कर रहा था, उसका नाम बदल के अब कर दिया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। अब देखिए पहले जो ये ट्रस्ट था वो सिर्फ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इंप्लीमेंट कर रहा था, लेकिन उसका नाम बदल के सरकार ने उसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया है। अब ये जो है वो सारे कॉरिडोर्स को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इसी पर है, समझ गए। यानी सबसे पहले तो सरकार ने एक बॉडी का निर्माण किया था ताकि जो DMIC है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इंप्लीमेंट कर सके। सरकार ने अब उसका नाम बदल दिया और उसके अंदर में सारे प्रोजेक्ट्स भी डाल दिए। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, विजक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आगे है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने क्या किया, 2 स्कीम्स चलाई। कौन कौन सी स्कीम्स चलाई, एक तो है एडोप्ट ए ग्रीन हाईवे इनिशिएटिव्स, इतनी, ये देखिए इतना है। क्या है इस स्कीम के अंदर में, देखिए स्कीम के अंदर में जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, PSUs हैं, NGOs हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप एक हाईवे के छोटे मोटे स्ट्रेच के ऊपर में पेड़ लगाएं। मान लीजिए ये बहुत बड़ा हाईवे है, तो किसी NGO को जिम्मेदारी दे दी आप छोटे से रीजन में इतनी सी सड़क पे पूरे हाईवे के अंदर में छोटा सा स्ट्रेच है, दोनों और साइड में पेड़ उगाइए। तो ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है PSUs को, NGO को और जो दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं उनको। स्कीम का नाम है एडोप्ट ए ग्रीन हाईवे इनिशिएटिव। दूसरा क्या है, दूसरा है देखिए किसान हरित राजमार्ग योजना। इसमें किसानों को एक प्रकार से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, पैसा प्रोवाइड किया जाता है NHI के द्वारा में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा में, ताकि किसान जो हैं उनके खेत के आसपास जो हाईवे लगता है वहां पे पेड़ उगा सकें। आगे देखिए डायमंड क्वाड्रिलेटरल, क्या है ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल, देखिए बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं उनके बीच में हाई रेल कनेक्टिविटी के लिए, यानी जो रेल की कनेक्टिविटी है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट सरकार ने चलाया जिसका नाम है डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो मेनली तो 6 सिटीज़ को इसमें कन्वर्ट किया गया है और 6 पिलर्स हैं इसके। ये पिलर्स हैं देखिए, दिल्ली मुंबई यहाँ पे है और मुंबई चेन्नई यहाँ पे है, उसके बाद में कोलकाता दिल्ली है, मुंबई कोलकाता है, दिल्ली चेन्नई है, चेन्नई कोलकाता है और मुंबई चेन्नई है, दिल्ली मुंबई है। तो ये 6 पिलर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, नाम है प्रोजेक्ट का डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। वाजपेयी जी ने एक प्रोजेक्ट चलाया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट चलाया डायमंड क्वाड्रिलेटरल। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था वो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ को हाईवे से जोड़ना यानी रोड से जोड़ना था, और जो अभी इस सरकार ने जो प्रोजेक्ट चलाया बड़े सिटीज़ को एक प्रकार से हाई स्पीड रेल से कनेक्ट करना है। आगे है फर्स्ट नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी। देखिए रेलवे ने ये अपनी पहली नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी, यानी टिकट के अलावा भी दूसरे सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रेलवे ने ये पॉलिसी चलाई थी। जैसे रेलवे स्टेशन की ज़मीन को ATM के लिए लीज पर देना, या फिर रेलवे स्टेशन के अंदर में म्यूजिक या फिर मूवीज़ को बेचना, और भी जो, यानी कहने का मतलब है जुगाड़ू रूप से पैसा कमाना इधर उधर से और फिर पैसा इकट्ठा करना टिकटों के अलावा।
और कुछ नहीं है। जैसे मेट्रो के लिए, मेट्रो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करता है, ये भी मेट्रो की तर्ज पर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार से ये बजट में दो चीज़ें लेके आई सरकार रेलवे सेफ्टी के लिए, यानी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। तो यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है कि सेफ्टी को कंसिडर करने के लिए रेलवे कौन कौन सी चीज़ें कदम उठाए रेलवे ने इस बजट के अंदर में। तो रेलवे ने देखिए एक बजट का, सरकार ने एक फंड का निर्माण किया जिसका नाम है राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष। 1 लाख करोड़ का ये पूरा फंड है, 5 सालों तक ये मिलेगा और नॉन लैप्सेबल है, यानी 1 साल में इसे यूज़ नहीं किया गया तो अगले साल इसे यूज किया जा सकता है, तो 5 सालों तक इसे यूज किया जा सकता है, नॉन लैप्सेबल ये है। और एक और जो चीज़ सरकार ने की वो 2020 तक ब्रॉड गाज की जो लाइन्स है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आगे क्या है, आगे देखिए रेलवे इंडिया डेवलपमेंट फंड, 30,000 करोड़ का ये फंड है। काफ़ी जगह से रेलवे पैसा इकट्ठा करेगा, वर्ल्ड बैंक, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स, इन सब से पैसा इकट्ठा करेगा। मकसद क्या है, मकसद है कि देखिए इस पैसे को उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना जहां पे रिटर्न्स रेलवे को सबसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं। जैसे गुड्स मूवमेंट है, फ्रीट को देखिए, फ्रीट का ट्रांसपोर्ट, अगर सामान का ट्रांसपोर्ट रेलवे करता है तो काफ़ी फायदा होता है। तो इस जैसे प्रोजेक्ट्स में रेलवे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस चीज़ के लिए ये रेलवे इंडिया डेवलपमेंट फंड। आगे देखिए अगला है मिशन 41,000। क्या है ये मिशन 41,000? देखिए आने वाले 10 सालों के अंदर में रेलवे 41,000 करोड़ रुपए बचाएगा। कैसे बचाएगा? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम से कम करेगा रेलवे। जैसे अभी 50% जो इलेक्ट्रिसिटी आती है रेलवे के अंदर में वो डीजल से आती है, यानी 50% जो रेल चलती है वो डीजल की सहायता से चलती है और 50% इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलती है। लेकिन रेलवे का मकसद है कि आने वाले 10 सालों के अंदर में वो 90% जो रेल चलाएंगे वो बिजली की सहायता से चलाएंगे, और इवन जो बिजली की प्रोक्योरमेंट करेंगे वो ओपन सोर्स से करेंगे, ना कि डिस्कॉम से सीधी बिजली खरीदना। यानी बिजली में काफ़ी सारी बचत की संभावना है और इसकी सहायता से रेलवे 41,000 करोड़ को बचाएगा आने वाले 10 सालों के अंदर में। प्रोजेक्ट का नाम है मिशन 41,000। त्रिनेत्रा, त्रिनेत्रा क्या है? देखिए ये है टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड इनहेंस ऑप्टिकल रडार असिस्टेड सिस्टम। काफ़ी लंबा नाम है। देखिए जो ड्राइवर्स होते हैं, रेल के जो ड्राइवर्स होते हैं, उनको एक प्रकार से ख़राब इन्वायरमेंट में भी, अगर मौसम ख़राब है तब भी इनको अच्छे से दिखे, विजिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। इसमें काफ़ी जो विजिबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। हाई रेजोल्यूशन वीडियो कैमरास का इस्तेमाल किया जाएगा, हाई सेंसिटिविटी इंफ्रारेड वीडियो कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा, रडार बेस्ड टेरेन मैपिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आगे है ये बस कमेटी का नाम याद रखिएगा। रेलवे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम है अनिल काकोडकर कमेटी। काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी, मेनली 106 रिकमेंडेशंस दी थी इन्होंने। कौन कौन सी दी थी देखिए, वो तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कमेटी का नाम याद रखिएगा। रेलवे के लिए नाम है अनिल काकोडकर कमेटी। आगे क्या है, आगे देखिए मिशन रफ्तार। क्या है ये मिशन रफ्तार? देखिए रेलवे के द्वारा चलाया गया ये मिशन है। रेलवे अपनी स्पीड को डबल करना चाहता है, यानी फ्रीट सामान ढोने की जो गाड़ियां होती हैं, जो रेलगाड़ियां होती हैं, उनकी स्पीड को जो रेलवे है वो डबल करना चाहता है, और पैसेंजर गाड़ियों की स्पीड को रेलवे 25 किलोमीटर बढ़ाना चाहता है। तो उस चीज़ के लिए रेलवे ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, नाम है मिशन रफ्तार। टाइम फ्रेम है 5 साल, और एक अवतरण जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर में भी जो रेलवेज ने काफ़ी सारे जो मिशंस लॉन्च किए हैं, जैसे मिशन जीरो एक्सीडेंट, इस तरह के काफ़ी सारे मिशंस हैं, वो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मिशन रफ्तार याद रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि जो ये मिशन रफ्तार क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो बस इस डिस्कशन में बस इतना ही। आप देखते हैं इकोनॉमिक्स से कुछ बाकी है या नहीं है, फिर बाकी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको एक साथ मिलेगी। अब एक साथ, अब ऐसे आप मत कमेंट लिखा कीजिए कि पीडीएफ पीडीएफ, तो पीडीएफ को मुझे करना क्या है, पीडीएफ आपकी ही है, लेकिन ऐसे नहीं ना कि पूरी फाइल को तोड़ तोड़ के एक प्रकार से अपलोड किया जाए। जब सारी एक सब्जेक्ट के जब सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, जब पीडीएफ अपलोड की जाए कर दी जाएगी। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।